बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला से जो भी छात्र पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको तमाम पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो ये प्रश्न था कि हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है, यानी कि बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूजर है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32% एक्टिव इंटरनेट यूजर है बिहार में इस रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्टिव इंटरनेट यूजर की, तो इसका सेंस यहाँ पर यह है कि प्रत्येक दिन एक बार कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल करना। तो ऐसे लोगों की संख्या बिहार में है 32%। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस तरह के जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो इस तरह के पोस्ट के माध्यम से हमारे टीम के जरिए फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। तो फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इसका रेगुलर अपडेट मिल सके। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया कि विक्की पांडे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं जिन्हें अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमुई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि सीआरपीएफ में तैनात जमुई जिला के विक्की पांडे के अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से नवाजा है या फिर शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि विक्की पांडे को शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यह सम्मान उन्हें झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़ में अदम्य वीरता दिखाने के लिए मिला है। दरअसल आप इस बात का ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 2021 को झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 209 कोबरा कमांडो टीम का नेतृत्व करते हुए इन्होंने 15 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली बुद्धेश्वर उराव को मार गिराया था, जो कि बिहार रीजनल कमेटी के मेंबर है। तो इसी के बाद इन्हें अभी हाल ही में इस सम्मान से, मतलब यहाँ पर जो वीरता इन्होंने दिखाया जिस वजह से इन्हें अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि यहाँ पर बात करें विक्की पांडे जो कि जमुई के रहने वाले हैं, ये मौजूदा समय में जमशेदपुर में कार्यरत है। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है सैनिकों की, तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं, भारतीय सैनिकों को जो उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वे कौन कौन से पुरस्कार हैं, इसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर इसी चीज को दर्शाया गया कि भारत के 6 वीरता पुरस्कार जो कि भारतीय सैनिकों को उनके साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो इसमें पहला है परमवीर चक्र, जो कि अगर हम बात करें वीरता पुरस्कार की तो ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। उसके बाद क्रमशः महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। हालांकि अभी हाल ही में वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी आने वाले प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर बिहार से संबंधित ये जानकारी था, जिस वजह से हमने इसको सेपरेट एक प्रश्न में ही शामिल कर दिया, क्योंकि बिहार के लिए एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, जिस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जो भारत के वीरता पुरस्कार है इसकी संख्या 6 है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई। तो यह वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि जो अस्तित्व में आया था, ये डेट आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और इसी के तहत हमने यहाँ पर जानकारी लिखा है कि परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये सारी बातें यहाँ से संबंधित आपको याद रख लेना है। चूंकि बात हो रही है भारतीय सेना की, तो ऐसे में सेना प्रमुखों की बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख यानी कि जो अभी वर्तमान में जनरल यह है मनोज पांडे, आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। वायु सेना प्रमुख यानी कि एयर मार्शल वी आर चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी हैं।
हमारा अगला है नौसेना प्रमुख जो कि एडमिरल आर हरि कुमार, और नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। आपको मैंने कई बार जानकारी दिया है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। 2021 में इनकी मौत हो गई थी हवाई दुर्घटना में। MI-17V5 नामक एक विमान था जो कि आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसमें सवार कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें बिपिन रावत की पत्नी भी शामिल थी। हालांकि इसके बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जमुई की, क्योंकि जमुई के बारे में यहाँ पर हमने देखा चीज़ों को। जो विकी पांडे को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये जमुई के ही रहने वाले हैं। तो जमुई से संबंधित कई सारी जानकारी है, उनमें से जो एक अति महत्वपूर्ण है ये है पक्षी महोत्सव, जिसका नाम है करलव। और ये पक्षी महोत्सव नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में आयोजित किया गया। इन्हीं से संबंधित ये सारी जानकारी है। पहला पॉइंट है कि कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया, और इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके उद्घाटन की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में बिहार का पहला, या फिर कह सकते हैं राज्य पक्षी महोत्सव का पहला संस्करण कलरव नाम से यहाँ पर आयोजित हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। और विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को, और हाल ही में 20 मार्च 2023 को जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था आई लव स्पैरो। ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्ट अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर किसी भी विकल्प में पटना नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो प्रश्न संबंधित है ये पटना से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये जो चकाचक अभियान की शुरुआत हुई है, ये पटना में इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है कि पटना नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर राजधानी पटना को स्वच्छ करने की दिशा में राजधानी पटना के 630 गार्बेज पॉइंट को चिन्हित कर कचरा मुक्त करने का फैसला किया है। और आपको ध्यान रखना है, इसके लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभियान है इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने की दिशा में अभी पटना नगर निगम द्वारा इस पहल को अपनाया गया है। और इसके तहत 630 गार्बेज पॉइंट को चिन्हित कर उसको कचरा मुक्त किया जाएगा, और इसके लिए यानी कि इसका संचालन के लिए ये चकाचक अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्या है। ये पटना में अवस्थित है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका नाम क्या है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है इसका नाम क्या है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में बिहार के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। बताएं कि यह किस जिले में अवस्थित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो निर्माण किया जाना है ये नवादा में इसका निर्माण किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नवादा जिले के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दरअसल जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसका निर्माण किस जिले में है, आपको ध्यान रखना नवादा में, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रॉपर प्लेस है, इसका नाम क्या है या फिर ये किस जिले से संबंधित है। तो ये एग्जैक्ट प्लेस जो है ये वारसलीगंज है, जो कि ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर कुछ अगले पॉइंट में बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अर्थात बियाडा ने भूमि का आवंटन भी कर दिया है। दरअसल इसके तहत आपको ध्यान रखना कि बियाडा द्वारा नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 70 एकड़ भूमि इस सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया है। तो ये संबंधित है अडानी ग्रुप से, आपको ध्यान रखना है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से यहाँ पर अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये निवेश करेगी। ये चीजें जो संबंधित है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड साथ ही साथ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। दरअसल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, जिसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है, हाल ही में 2023 के तहत इसकी विजेताओं की घोषणा हुई।
और इसके तहत अगर हम विजेताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। तो 2023 के घोषणा के आधार पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को चुना गया, जो कि अर्जेंटीना के हैं। जबकि वहीं पर इसमें विमेन कैटेगरी में हम बात करें तो विमेन कैटेगरी में सेली एन फ्रेजर फ्रीस जो कि जमैका की है, ये विमेन कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुनी गई। लेकिन वहीं पे अगला कुछ कैटेगरी है जैसे लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। तो अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया। और अगला है लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये अवार्ड मिला एलिन गू, जो कि चाइना की है। अब यहाँ पर आगे 2 पॉइंट में हमने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जानकारी दिया है। दरअसल पहला पॉइंट इसमें है कि वर्ष 2000 में आयोजित पहले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह के विजेता अमेरिका के गोल्फर टाइगर वुड्स थे। यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2000 में हुई थी और इसके पहले विजेता थे कौन? ये अमेरिका के गोल्फर टाइगर वुड्स। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि स्विस टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर सर्वाधिक 5 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। किसी खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया गया है। ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से संबंधित है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हालांकि वही सारी जानकारी यहाँ पर हमने इस अवार्ड से संबंधित आपके साथ साझा कर दिया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चीज़ों को जब आप बार बार देखेंगे आपके फ़ोन में ये स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव रहेगा, तो निश्चित तौर पर जब इसे रेगुलर देखते रहेंगे तो ये आपको लंबे समय तक ही याद रहेगा। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोग हमारे मंथली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को फॉलो करते हैं, तो इसके तहत जो 40वां एपिसोड था अप्रैल 2023 से संबंधित, इस वीडियो की बात करें तो तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें हमने बिहार से संबंधित प्रश्नों का संग्रह किया है। निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिए। पूरे YouTube पर आपको बिहार करंट अफेयर्स का ऐसा संग्रह आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपसे 100% वादा है। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी छात्र इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं, अगर आपको लगे कि श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 3 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? यहाँ पर देखिए गलती से यानी कि टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर होगा स्थान, यानी कि भारत कौन से स्थान पर रहा, ये प्रश्न पूछा गया है। दरअसल यहाँ पर भारत के स्थान की बात करें तो भारत ने 3 पदक अपने नाम किया और इन 3 पदक के साथ भारत को स्थान मिला 11वां। किसी भी विकल्प में यहाँ पर 11वां नहीं लिखा गया है। इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था और भारतीय दल ने इस चैंपियनशिप में कुल 3 पदक जीतकर 11वां स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें जो पदक भारत को मिला, इनमें आपको ध्यान रखना है विंध्या रानी देवी, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, यही है विंध्या रानी देवी। इन्होंने महिलाओं के 55 किग्रा वर्ग में 2 रजत पदक, जबकि वहीं पे हम बात करें जेरेमी लाल रिनुंगा की, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पुरुषों के 67 किग्रा भार वर्ग के स्नेच वर्ग में इन्होंने 1 रजत पदक अपने नाम किया। यानी कि यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे भारत को कुल मिला के 3 पदक मिला और ये तीनों पदक सिल्वर अर्थात रजत पदक थे और इन 3 पदक के साथ पदक तालिका में भारत 11वें स्थान पर रहा। हालांकि पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो इस चैंपियनशिप में चीन 21 स्वर्ण 13 रजत और 3 कांस्य अर्थात 37 पदक के साथ इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो उसके बाद यानी कि चीन के बाद 12 पदक के साथ थाईलैंड दूसरे स्थान पर, जबकि 11 पदक के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर पदक तालिका में रहा। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि उससे भी इम्पोर्टेंट यह है भारत के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट कि भारत कौन से स्थान पर रहा, कितना पदक हासिल किया, साथ ही साथ इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, कब किया गया, ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 से जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, आपको यहाँ पर कैटेगरी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जब भी बात होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि कुछ और भी कैटेगरी है जो आप यहाँ पर देखेंगे। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि पत्रकारिता और कला के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार के 107वें संस्करण की घोषणा हाल ही में हुई और इस वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स और जबकि राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट के कैरोलिन किचनर को यह सम्मानित किया गया।
यहाँ पर दोनों कैटेगरी को आपको ध्यान रखना। जब भी बात होगी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, जबकि बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की तो ये संबंधित होगा द वाशिंगटन पोस्ट से। तो दोनों कैटेगरी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो है न्यूयॉर्क टाइम्स से संबंधित है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो सम्मानित किया गया, दरअसल ये क्या मामला है। आपको ध्यान रखना न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर जो स्पेशल रिपोर्टिंग जो हुई थी उसको लेकर के, यानी इसी को एक कह सकते हैं आधार बनाते हुए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है कि इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और पुलित्जर पुरस्कार के तहत कुल 21 श्रेणियों में यानी 21 कैटेगरी में ये कह सकते हैं अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। भारत के दृष्टिकोण से, भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1937 में श्री गोविंद बिहारी लाल यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की स्थापना के तकरीबन 20 वर्ष बाद भारत को पहला पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार 1937 में श्री गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था। ये 7वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा है कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की शुरुआत 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के द्वारा की गई थी। एंजेला मर्केल की बात करें तो एक लंबे समय तक ये जर्मनी की चांसलर रही थी। हालांकि वर्तमान समय में ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर हैं। इस बात को कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। हालांकि बहुत सारे छात्रों को पता होगा भी, हमने इस सीरीज में कई बार आपको ये जानकारी दी है। फिलहाल यहाँ पर ये प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर इस बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद हाल ही में 1 से 2 मई 2023 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। और इस वर्ष पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो मेजबानी है ये जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। यानी कि जो यहाँ पर ये जो आयोजित हुआ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, ये इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की कह सकते हैं मेजबानी में इसका आयोजन किया गया यहाँ पर बर्लिन में। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 का जो आयोजन है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसके बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पर भी हमने दे दिया है, निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने यही लिख दिया कि 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 का जो आयोजन है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। हालांकि COP27 की बात करें जहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं आपके, ये 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के सर्व अल शेख में आयोजित किया गया था। ये COP27। COP26 की बात करें तो 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। ये बातें यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के बाद हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि कुछ समय पहले जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले अनुमानित 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार के बाद हाल ही में राजस्थान के डेगाना में लिथियम के एक विशाल भंडार की खोज हुई है। आपको हमने कुछ समय पहले जानकारी दिया था कि जम्मू कश्मीर में भारत की पहली लिथियम भंडार की खोज हुई है, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के डेगाना में एक विशाल भंडार की खोज हुई है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू और कश्मीर में जो पाया गया भंडार है, आपको ध्यान रखना इस भंडार से राजस्थान वाला भंडार कहीं ज्यादा अधिक बड़ा है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, यह जम्मू और कश्मीर में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना आपको। हमारा अगला पॉइंट लिथियम से संबंधित है कि लिथियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो लिथियम का प्रयोग मुख्यतः बैटरी बनाने के लिए होता है और भारत के लिए ईवी इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर बैटरी जो एक मुख्य संसाधन होता है व्हीकल का, तो वहां पर लिथियम का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो सकता है, जिससे भारत जो अन्य देशों पर जो कर सकते हैं ऑयल को लेकर निर्भर है, वो निर्भरता समाप्त होगी और भारत जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से बेहतर होगी। इसी दिशा में यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने शामिल किया है कि मौजूदा समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और ऐसे में आपको ध्यान रखना अपनी तेल की जरूरतों का 80% जो हिस्सा है भारत अन्य देशों से खरीदता है या फिर आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो लिथियम की खोज हुई है और भारत हाल ही के समय में ईवी इंडस्ट्रीज की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो इस दिशा में आपको ध्यान रखना यह लिथियम भंडार भारत के द्वारा आयातित तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और अरबों डॉलर बचा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार का, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर जो दबाव है वो कम पड़ेगा।
तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ईवी इंडस्ट्री जो कि खास करके अब जो ऐसा समय आ चुका है, पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर दुनिया बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। इन सब बातों का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये दे दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका साउंड एकदम से प्रॉपरली सुनाई नहीं देता है। तो आज मैंने प्रयास किया है कि साउंड आपको बेहतर सुनाई दे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साउंड आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है या फिर नहीं। कुछ लोगों का शिकायत है कि साउंड बहुत धीमा होता है और पढ़ने में मजा नहीं आता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि साउंड सही है या फिर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। कुल मिला के 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि अगर हम बात करें इस समारोह में वीरता पुरस्कारों की, तो 38 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया सिर्फ और सिर्फ कीर्ति चक्र के बारे में, तो कीर्ति चक्र से 8 लोगों को सम्मानित किया गया। दरअसल इसी से संबंधित यहाँ पर पॉइंट है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 8 कीर्ति चक्र प्रदान किए और इनमें से जो 5 पदक था 8 में से ये मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो यहाँ पर बात हो रही थी कीर्ति चक्र की, जो कि 8 को सम्मानित किया गया। लेकिन वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट में इसके अतिरिक्त शौर्य चक्र की, तो 29 शौर्य चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो पॉइंट है कि कुल मिला के अब यहाँ पर देखिए इसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया, यानी कि कुल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हालांकि यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बात करें तो कुछ में पहले हमने आपको जानकारी दिया कि जमुई जिला के विक्की पांडे जो कि सहायक कमांडेंट यानी कि डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात है सीआरपीएफ में, तो इनके वीरता के सम्मान में शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। और वीरता पुरस्कार की बात करें तो भारत में कुल मिला के 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। थोड़ी समय पहले ही हमने आपको जानकारी दिया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि कितने वर्षों के बाद हाल ही में इस वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के पुरुष युगल ने पदक या फिर कोई भी पदक की बात करें ये हासिल किया है। हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया स्वर्ण पदक, यहाँ पर बात हो रही है कोई भी पदक। देखिए प्रश्न में एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि कितने वर्षों के बाद हाल ही में इस वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया। तो एक्चुअली में यहाँ पर किसी भी पदक की बात हो रही है, लेकिन हमने ब्रैकेट में डाल दिया स्वर्ण पदक। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, भारत को ये 58 वर्ष के बाद ये पदक मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर युगल कैटेगरी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये 2023 में, इसका आयोजन दुबई के अल नस्र क्लब में किया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 58 साल का इंतजार खत्म करते हुए देश को गोल्ड मेडल दिलाया। इस लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 58 वर्ष का इंतजार खत्म करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हालांकि आपको ध्यान रखना इससे पहले इस चैंपियनशिप में भारत पुरुष युगल टीम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, ये कांस्य पदक तक ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो मतलब खिताब मिला था ये कांस्य पदक अर्थात तीसरा स्थान हासिल किया था। और यह अवार्ड 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की जोड़ी ने भारत को दिलाया था, यानी कि तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक दिलाया। लेकिन इस वर्ष 2023 में 58 वर्ष के बाद भारत इसमें गोल्ड मेडल जीता अर्थात पहला स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट एक और है कि इस प्रकार सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी बन गई। इस लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। आपको जानकारी दे दूं कि म्यांमार में अवस्थित सीतवे बंदरगाह का भारत द्वारा परिचालन हाल ही में शुरू किया गया है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि यह परियोजना कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पहल का ही एक हिस्सा है। इसी के तहत इसको शुरुआत अभी हाल ही में की गई। आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से चीजों को देख सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ पर भी है, तो म्यांमार में भी है। चलते यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में उत्तर प्रदेश बना है। और राज्य के हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और इसके संचालन के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी हाल ही में लॉन्च किया गया। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे।
आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको यहाँ से दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इसे विस्तार पर लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।